Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel. I am Deepika Sharma. I hope you are doing well. So, today's topic for quick revision is permutations and combination. Most requested topic for quick revision. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होती है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बहुत सारे बच्चों की ये कंफ्यूजन रहती है कि हमें क्वेश्चन देख के पता नहीं चलता है कि उसमें परमुटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है। जब आप इसका मीनिंग समझ जाओगे तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि उसमें आपको परमुटेशन यूज करना है या कॉम्बिनेशन यूज करना है। सबसे पहले परमुटेशंस का मतलब क्या होता है। परमुटेशंस का मीन होता है हमें अरेंजमेंट्स करनी है। नंबर्स हमें कुछ n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। अगर मैं जनरली डिनोट करूं, मान लो मुझे 10 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, मैंने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को n के साथ डिनोट कर दिया और उसमें से मुझे कोई 5 ऑब्जेक्ट्स को चूज करके अरेंज करना है। 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है इन पर्टिकुलर ऑर्डर। जो परमुटेशंस होते हैं इसमें ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हमें उन नंबर्स को जिनको हमें अरेंज करना है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होने बहुत जरूरी है। अरेंजमेंट्स प्लस ऑर्डर, ये हम देखते हैं परमुटेशंस के केस में। अगर हमें n ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और उसमें से हमें कोई r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो हम उसको डिनोट करते हैं npr के साथ। n हो गए टोटल ऑब्जेक्ट्स जिसमें से हमें कुछ कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो हम उसको डिनोट कर देते हैं npr के साथ। तो परमुटेशंस में जहां क्वेश्चन रीड करके आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उसमें से आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, तब आप उसमें परमुटेशंस लगाओगे। और अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि आपको अरेंजमेंट्स के रिलेटेड कुछ नहीं बोला है, आपको बस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से कुछ नंबर्स को चूज करना है या सिलेक्ट करना है, जहां पे बात आ जाती है सिलेक्शन की या चूज करने की, वहां पे हम लगाते हैं कॉम्बिनेशंस। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अगर हमें n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हो इन जनरल और हमें r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चूज करने हो तो हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं और इस तरह से इनको डिनोट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में इनको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, साथ में p लिख दिया जाता है या फिर nrc लिख दिया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी इसी की रिप्रेजेंटेशन है, ये भी इसी की रिप्रेजेंटेशन है। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का फॉर्मूला लगा के आपको आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इसके बाद आते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये बहुत जरूरी है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के कंसेप्ट्स में आगे यूज करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रिंसिपल्स है कितने। 2 प्रिंसिपल्स है, एक है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, दूसरा है एडिशन प्रिंसिपल। अगर हमें m काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हो, मतलब हम जनरली डिनोट कर रहे हैं, m नंबर ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एक तरह के दे रखे हो और n नंबर ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स अनदर काइंड के दे रखे हो, और हमें बोला जाए कि हमें उनको चूज करना है इस तरह से कि हमें दोनों लेने हैं, m ऑब्जेक्ट्स भी लेने हैं, n ऑब्जेक्ट्स भी लेने हैं, दोनों का यूज करना है फॉर आर चूजिंग और सिलेक्शन। तो हम लगाएंगे उसमें मल्टीप्लिकेशन रूल कि m मल्टीप्लाई n। इसके लिए एक बेसिक सी एग्जांपल ये है कि अगर आपको बोल दिया जाता है कि आपको चॉकलेट्स दे रखी हैं, 4 चॉकलेट्स दे रखी हैं, अलग अलग काइंड की, डेयरी मिल्क हो गया, 5 स्टार होगी, पर्क या ऐसे कुछ भी 4 अलग अलग तरह की चॉकलेट्स दे रखी हैं और 3 कोल्ड ड्रिंक्स दे रखे हैं, फैंटा हो गया, लिम्का हो गया या पेप्सी हो गया। तो आपको बोल दिया जाता है कि आपको चूज करना है, इसमें से भी, चॉकलेट्स में से भी चूज कर सकते हो और आप कोल्ड ड्रिंक में से भी चूज कर सकते हो। तब जब आपको ये चॉइस दे दी जाती है कि आप उसमें से भी चूज कर सकते हो, इसमें से भी चूज कर सकते हो, तो आप कितने वेज में चूज कर सकते हो, दोनों को चूज करना है। कितने वेज में चूज कर सकते हो, m इंटू n, 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12 वेज। क्योंकि 4 चॉकलेट्स थी और 3 कोल्ड ड्रिंक्स थे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 वेज। अब कैसे आएंगे, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। एक बार आपने डेयरी मिल्क उठा ली, एक बार आपने फैंटा उठा लिया, डेयरी मिल्क के साथ आप पेप्सी भी उठा सकते हो, डेयरी मिल्क के साथ आप लिम्का भी उठा सकते हो। ऐसे ही सेकंड चॉकलेट के साथ ये तीनों चीजें उठा सकते हो, थर्ड के साथ ये तीनों चीजें, फोर्थ के साथ। ऐसे आप देखोगे कि आपके पास 12 वेज होंगे किसी भी चीज को चूज करने के लिए। इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में एंड वर्ड दिख जाए कि आपको चूज करना है इसमें से भी और इसमें से भी, एंड का वर्ड दिख जाए तो आप सीधा समझ जाइए कि आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब सेकंड आता है आपके पास एडिशन प्रिंसिपल।
इसमें भी अगर आपको M1 काइंड ऑफ थिंग्स दे रखी हो और N अनदर काइंड ऑफ थिंग्स दे रखी हो और आपको बोला जाता है कि या तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं या तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं, मींस या तो आप ओनली चॉकलेट्स में से चूज कर सकते हैं, 4 चॉकलेट्स में से कुछ, और या तो आप 3 पेप्सी उसमें से कोल्ड ड्रिंक्स में से कोई चीज चूज कर सकते हो। तो अब या की बात आ गई और की बात आ गई, क्वेश्चन में और दिख जाता है कि या इनमें से चूज करना है या इनमें से चूज करना है, तब आप लगाओगे एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। और उसमें आप क्या कर दोगे n+n, अब 4 चॉकलेट्स थी और 3 आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स थे, तो आपके पास नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 4+3 7 वेज। आप 7 वेज के साथ चीजों को चूज कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे भी हम इनको यूज करेंगे कि कैसे हमें चीजें चूज करने को बोला गया है, दोनों चीजें चूज करने को बोला गया है या दोनों में से एक चीज चूज करने को बोला गया है। उसके बाद आती है एक एग्जाम्पल जो हम देखते हैं कि हम कैसे प्रिंसिपल लगाते हैं। इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको बोला है कि रेपिटेशन अलाउड है या आपको बोला है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ये क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखना है। अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है और 3 डिजिट नंबर आपने नंबर्स 1 to 5 में से ही चूज करना है, 1 से 5 तक जितने नंबर्स है उन्हीं को चूज करके आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। फर्स्ट केस है जब आपको रेपिटेशन अलाउड है, तो ध्यान से समझिएगा। जब हमें रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड का मतलब क्या है कि हम नंबर को रिपीट कर सकते हैं। अगर मैं 5 लूं तो यहाँ पे 5 5 5 भी ले सकती हूँ, 1 1 1 भी ले सकती हूँ। रेपिटेशन इज अलाउड टू मी। तो यहाँ पे फिल करने के लिए 1 से लेके 5 तक मेरे पास कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है, तो इसको लिखेंगे 5। और यहाँ पे भी चूज करने के लिए कितनी चॉइसेस है, 5 ही है क्योंकि रेपिटेशन मुझे अलाउड है। और यहाँ पे भी कितनी है, 5। अब ये तो नहीं है कि मेरे को सिर्फ यहाँ पे पुट करना है कुछ और यहाँ पे पुट करना है या यहाँ पे पुट करना, मतलब या वाली बात नहीं है और वाली बात नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा तभी मेरा 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लग जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का प्रिंसिपल। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी और आंसर जो आएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा, मीन्स रेपिटेशन जब मुझे अलाउड है। अब समझिए कि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तब आप क्या करोगे। अब फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हो गई, 5 चॉइसेस, 1 से लेके 5 तक आप, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब हम केस कर रहे हैं रेपिटेशन नॉट अलाउड वाला, ठीक है। तो अगर आपको बोला है कि अगर आपको रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो फर्स्ट केस के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हो गई, 5 चॉइसेस हो गई। और सेकंड के लिए जो नंबर आपने यहाँ पे पुट कर दिया अब उसको आप रिपीट नहीं कर सकते, तो सेकंड प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस बच गई, 4। इसके लिए बच गई 4। और जो यहाँ पे भी पुट कर दिया वो वहां पे नहीं पुट कर सकते, तो उसके लिए कितनी चॉइसेस बच गई, 3 चॉइसेस। तो अब यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, मल्टीप्लीकेशन का। तीनों में भरना कंपल्सरी है ना, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। अब इसमें भी एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन होता है जो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कई बार आपको बोला होता है कि आपने 3 डिजिट नंबर या 5 डिजिट या 7 डिजिट कुछ भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है, आपने बनाना है, पर यहाँ पे आपको नंबर दे दिया कि आपने 0 से 5 तक आपने नंबर्स फिल कर सकते हो आप इन प्लेसेस पे। फिर यही वाला केस लेते हैं, रेपिटेशन इज अलाउड। अब ध्यान से सोचो कि अगर मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है और मेरे पास 0 भी चॉइस में है, पहले तो 0 से लेके 5 तक मेरे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 6। 0 1 2 3 4 5, तो 6 पॉसिबिलिटीज होगी मेरे पास टोटल। उसमें से जो 0 है, अगर मैं खुद बताओ, अगर मैं 0 को फर्स्ट प्लेस पे भर देती हूँ तो, और यहाँ पे कोई भी 2 अलग अलग नंबर भर देती हूँ, तो क्या ये 3 डिजिट नंबर बचेगा, नहीं बचेगा ना, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे अगर 0 ही भर दिया तो वो कौन सा डिजिट नंबर बन जाएगा, 2 डिजिट नंबर। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपको 0 चॉइस में दे रखा हो तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं भरा जाएगा। तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज रह जाएगी, 0 को छोड़ के बाकी बचे नंबर्स में से हम कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो 6 में से 1 निकाल दिया तो कितनी पॉसिबिलिटीज बच गई, 5। और रेपिटेशन क्या बोला है, अलाउड है रेपिटेशन, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज रहेंगी, 6 पॉसिबिलिटीज, क्योंकि यहाँ पे तो हम 6 भर सकते हैं ना, 6 में से कोई भी नंबर भर सकते हैं ना 0 से 5 तक लेके, और यहाँ पर भी भर सकते हैं कोई भी नंबर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगी इसके नंबर ऑफ वेज जिसमें हम इसको पुट कर सकते हैं। अब देखते हैं जब रेपिटेशन हमें नॉट अलाउड बोली है, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं जब रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो फर्स्ट प्लेस पे तो 0 कभी आ ही नहीं सकता, तो इसके लिए कितनी चॉइसेस है, ओनली 5 चॉइसेस है। अब यहाँ पे 5 में से जो नंबर मैंने यहाँ पे भर दिया उसको मैं दोबारा यहाँ पे नहीं पुट कर सकती, तो इसका मतलब
वैसे इसके पास 6 चॉइसेस होनी थी, बट यहाँ पे एक नंबर यूज हो चुका है, तो इसके लिए भी कितनी चॉइसेस बच गई, 5 चॉइसेस। और यहाँ पे 2 नंबर जो भर दिए, यहाँ पे भर दिया और यहाँ पे, क्योंकि रेपिटेशन नॉट अलाउड बोला है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रह गई 4 चॉइसेस। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आते हैं परमुटेशंस के ऊपर। परमुटेशंस बता चुकी हूँ कि जब हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना होता है, और वो अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर में ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है। ऑर्डर इसमें बहुत मैटर करता है, जबकि कॉम्बिनेशंस में हम ऑर्डर को कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि परमुटेशंस का फॉर्मूला क्या होता है। इफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है और उसमें से हमें r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल क्या करता है, ये एक बाउंडेड फॉर्म है, हमने नंबर को बाउंड करके लिख दिया। अगर हम उसको खोलेंगे, जैसे अगर हमें फैक्टोरियल क्या होता है, ये खुलता रहता है, और कहाँ तक खुलता है, 1 तक, लीस्ट नेचुरल नंबर तक ये खुलता है, और लीस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है। तो n जो है ये खुलेगा n माइनस 1, n माइनस 2, और कहाँ तक, सो ऑन अप टू 1 तक। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी फैक्टोरियल खुलता है तो हम उसके एक एक नंबर उसमें से कम करते जाते हैं, और कहाँ तक जाना होता है हमें, 1 तक। जैसे मैं लिखूं 6 फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 उसकी बाउंडेड फॉर्म है, इसको मुझे कम करते जाना है, कहाँ तक, 1 तक। तो ये आ जाएगा 6 5 4 3 2 1 तक। तो 1 जो होता है वो लीस्ट नेचुरल नंबर होता है, जहां तक जो हमारा फैक्टोरियल है वो खुलता है। उसी हिसाब से 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि 0 का फैक्टोरियल 0 क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ये रूल बनाया है कि जो फैक्टोरियल है वो खुलता है लीस्ट नेचुरल नंबर तक, और लीस्ट नेचुरल नंबर होता है हमारा 1। तो 0 फैक्टोरियल जो है उसकी वैल्यू 1 रहती है। और इसके लिए ये कंडीशन रहती है कि जो हमारा r होता है, अगर हमें n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स r चूज करने हैं, तो r हमेशा 0 से तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और n के इक्वल भी हो सकता है या n से छोटा ही रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब परमुटेशंस में बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, एक एक करके हम उस टाइप को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली टाइप है टाइप 1, जिसमें ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं वो सारे क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है तो आप, और उसमें भी 2 केसेस आ जाते हैं कि एक तो आपको रेपिटेशन अलाउड होती है और दूसरे वाले में रेपिटेशन नॉट अलाउड होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एनपीआर, जो हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला है ही, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और उसके बाद हमारे पास जब हमें रेपिटेशन नॉट अलाउड होती है, सॉरी, जब हमें रेपिटेशन अलाउड होती है, जब नॉट अलाउड है तब तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब हमें रेपिटेशन अलाउड होती है तो वो सीधा आ जाता है n की पावर r। जैसे कि हमने अभी पीछे एग्जांपल देखी, जब हम देख रहे थे कि हमें रेपिटेशन अलाउड थी, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 3। 3 डिजिट नंबर हमें चूज करना था आउट ऑफ 5 डिजिट्स। याद कीजिए उसमें हमें 5 डिजिट्स दे रखे थे, उसमें से हमें 3 डिजिट नंबर बनाना था, और जब रेपिटेशन अलाउड थी तो हम सीधा लिख सकते हैं 5 की पावर 3। और जब हमें 5 डिजिट नंबर चूज करना था जिसमें हमें रेपिटेशन नॉट अलाउड थी 3 डिजिट नंबर के लिए, तो क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे तो जो पिछली बार जो हमने आंसर बेसिक प्रिंसिपल से किया था उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। देखिए जो हमने बेसिक प्रिंसिपल के डब्बे बना के हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था पिछली बार, जो अभी मैंने आपको बताया, वो भी मेथड ठीक है। परमुटेशन से वो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर तो 1 2 3 नंबर्स के लिए बोला हो तब तो हम डब्बे बना के बॉक्स बना के कर सकते हैं, बट जब हमें ज्यादा नंबर्स दे दिए जाते हैं, अगर हमें बहुत सारे नंबर्स की अरेंजमेंट बतानी हो, तो उसके लिए हम परमुटेशंस लगाना हमारे लिए ज्यादा इजी रहता है, तो हम इस वे से करते हैं। तो परमुटेशंस में 2 केसेस है, नॉट अलाउड के लिए तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और अलाउड के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब आते हैं हम सेकंड टाइप के ऊपर, जो है कि जब हमें क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टिंक्ट ना दे रखे हो, नॉट डिस्टिंक्ट बोल रखा हो, मतलब कुछ वर्ड्स जो है उस क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हो, वो हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करोगे, जितनी पॉसिबिलिटीज होगी पहले तो उसका फैक्टोरियल लिख लोगे, और नीचे आप उसका जो रिपीट हो रहा होगा वर्ड उसका फैक्टोरियल कर दोगे। जैसे कि अगर तो एक ही वर्ड रिपीट हो रहा होगा तो एक का फैक्टोरियल नीचे डिवाइड कर दोगे, अगर एक से ज्यादा होंगे तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल, P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3, जितने भी होंगे उतने हम यूज कर लेंगे। अब इसको समझते हैं कैसे। आपको वर्ड दे रखा है मैथमेटिक्स, अब आपको इसकी परमुटेशंस निकालनी है। सबसे पहले आप गिन लोगे कि मैथमेटिक्स वर्ड में कितने
अल्फाबेट्स है, तो यहाँ पे टोटल अल्फाबेट्स है 11। अब साथ में अब यही बताया कि डिस्टिंक्ट नहीं है, सारे डिफरेंट नहीं है। मैथमेटिक्स में कुछ वर्ड्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि ए रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, एम रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, टी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। तो आपने यही फॉर्मूला लगाना है, जो जो रिपीट हो रहे हैं उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। टोटल परमुटेशंस कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या आ जाएगी, जो टोटल पॉसिबिलिटीज थी वो कितनी थी 11 फैक्टोरियल, अपॉन में जो आपके पास रिपीट हो रहा है उसको आपने डिवाइड कर देना है। ये थी हमारी सेकेंड टाइप। अब देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 क्या कहता है कि जब सम ऑब्जेक्ट्स वांट टू स्टे टुगेदर। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको कंडीशन दे दी जाती है क्वेश्चन में कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको बोल दिए जाएंगे कि दे शुड बी टुगेदर। जब हम उनकी परमुटेशंस निकालेंगे, उनके नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, तो हमें ये कंडीशन दे रखी होगी कि वो जो कुछ लेटर्स हैं वो साथ में रहना चाहते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस का फर्स्ट रूल ये होता है कि आप क्या कंसिडर कर लोगे, जो भी चीज आपको इकट्ठे रहने के लिए बोली है। जैसे एक मिसिसिपी वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जिसमें बोला है कि आईज शुड बी टुगेदर। आई जो लेटर है, जितने भी मिसिसिपी वर्ड में आईज आते हैं उनको टुगेदर रहना है। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल ली है, तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि आपने फिर जो लेटर्स इकट्ठे रहना चाहते हैं उनको एक यूनिट मान लेना है, मतलब उनको एक लेटर मान लेना है जब हम टोटल अरेंजमेंट्स निकालेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने वर्ड लिया है डॉटर, तो डॉटर में मुझे निकालनी है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। जब मेरे को कंडीशन दे रखी है कि वोवल्स शुड अकर टुगेदर, इस लेटर में जितने भी वोवल्स हैं वो सारे क्या आने चाहिए, इकट्ठे आने चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसके टोटल अरेंजमेंट्स देख लेती हूँ। डॉटर वर्ड में जो है वो 8 लेटर्स है, तो 8 लेटर्स को मैं 8 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकती हूँ। मतलब इनको आपस में अगर मुझे घुमाना हो, ए को आगे लेके आना हो, डी को पीछे ले जाना हो, यू को आगे लेके आना हो, मतलब इन इसके अपने लेटर्स को ही अरेंज करना हो, तो मेरे पास 8 फैक्टोरियल वेज है इनको अरेंज करने के लिए। अब बात करते हैं वोवल्स की। वोवल्स बोला है तो इस लेटर में हम देखें, अगर इस वर्ड में देखें तो ए, यू और ई 3 वोवल्स है, ए, यू और ई। अब रूल क्या कहता है कि हमें इन जो वोवल्स इकट्ठे रहना चाहते हैं, अकर टुगेदर, इनको इकट्ठे रहना है। तो इकट्ठे रहना है तो रहो इकट्ठे, और अगर इकट्ठे रहना है तो हमें इनको 3 अलग अलग वर्ड्स नहीं मानेंगे। जब हम अरेंजमेंट्स लिखेंगे इनको एक यूनिट मानेंगे। तो ये हो गया एक यूनिट। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल लेटर्स कितने बच गए हमारे पास, 6। तो 6 वेज से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। बट अगर तो ये तीनों सेम होते, जैसे मिसिसिपी वाली एग्जांपल मैंने आपको पहले बताई, उसमें 4 आईज टू बी टुगेदर दे रखा है। तो अगर आईज को, सारे आई को इकट्ठे रहना है, तो आई तो आपस में अगर आगे पीछे जाएंगे तो आई ही रहेगा, पर यहाँ पे तो तीनों डिफरेंट है, ए, यू और ई। ये आपस में भी तो अपनी प्लेसेस चेंज कर सकते हैं। कभी ई आगे आना चाहेगा, कभी ए पीछे जाना चाहेगा, कभी यू आगे आना चाहेगा। तो ये आपस में कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, वो आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 लेटर्स है तो 3 फैक्टोरियल वेज से आपस में अरेंज हो सकते हैं। और 6 फैक्टोरियल किसके हो गए कि हम इनको ही आपस में आगे पीछे कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज से। इसको आप खोल के सॉल्व करोगे तो वो आ जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ वेज जब वोवल्स अक्कर टुगेदर करना चाहते हैं। एक और चीज देख लेते हैं, अगर आपको बोल दिया कि वोवल्स डू नॉट अक्कर टुगेदर, ये कंडीशन ना दी हो, सिर्फ ये दे रखा हो कि वोवल्स शुड नॉट अक्कर टुगेदर, तो भी आपको पहले वोवल्स अक्कर टुगेदर वाली कंडीशन निकालनी पड़ेगी। फिर आप क्या करोगे, टोटल में से वोवल्स अक्कर टुगेदर वाली को माइनस कर दोगे, तब आपके पास आ जाएगा वोवल्स डू नॉट अक्कर टुगेदर। तो हमने टोटल पॉसिबिलिटीज तो निकाल रखी थी, अब हमने वोवल्स अक्कर टुगेदर वाली कंडीशन में निकाल ली। तो वोवल्स डू नॉट अक्कर टुगेदर के लिए क्या हो गया, टोटल पॉसिबिलिटीज माइनस वोवल्स अक्कर टुगेदर, 8 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं किया है, वो आप कर सकते हो, मैं एज्यूम करती हूँ, क्योंकि ये तो बहुत इजी है, आपको बता दिए कि फैक्टोरियल कैसे खुलना है। आपने पेपर में इसको पूरा सॉल्व करके लिखना है, यहाँ तक नहीं छोड़ देना। फोर्थ टाइप है रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन ऑन अरेंजमेंट्स। अगर आपको अरेंजमेंट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन दे दी जाती है, फिर आप किस तरह से उसके परम्यूटेशंस निकालेंगे, उसके नंबर ऑफ वेज निकालेंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक वर्ड है परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस वर्ड ही है, तो उसमें हमें क्या कंडीशन दे दी गई है कि जो आपने नया वर्ड बनाना है उसमें आपने क्या करना है, पी और एस जो है वो जो पोजीशन है पी और एस की वो फिक्स रखनी है। मतलब पी से ही स्टार्ट करना चाहिए आपका नया वर्ड भी, और एंड किसके साथ करना चाहिए, एस के साथ ही करना है। और बीच में जो लेटर्स बच जाते हैं वो आप अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हो। कंडीशन ये है कि पी और एस की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। तो ऐसे केस में क्या करना होता है कि जब आप पहले परम्यूटेशन वर्ड के टोटल अरेंजमेंट्स देखते हो, तो परम्यूटेशन वर्ड्स में टोटल 12
लेटर्स है तो 12 फैक्टोरियल, और इसमें रिपीट कौन हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है। ये रूल तो हमने, जो बेसिक रूल है वो तो हमने हर कहीं यूज करना है, तो 2 फैक्टोरियल के साथ इसको डिवाइड कर दिया, ये हो गए इसके टोटल वेज। अब जब हमने p और s को फिक्स कर दिया, दो वैल्यूज तो हमने फिक्स कर दी, इनके बारे में तो अब हमें सोचना ही नहीं है, बचे बीच के 10 पोजीशंस। अब इस 10 पोजीशंस में ये वाले सारे लेटर्स किस तरह से अरेंज हो सकते हैं, हमें सिर्फ उसके बारे में सोचना है। तो इसके बारे में जो परम्यूटेशंस निकलेंगे वो क्या हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 फैक्टोरियल वेज से हम उन 10 लेटर्स को आगे पीछे घुमा सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं। उसमें भी फिर से टी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल के साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे। आई होप आपको चारों टाइप समझ में आ गई हो, और आपने कैसे उनको यूज करना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अब देखते हैं कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कॉम्बिनेशंस का यूज हम कब करेंगे, कॉम्बिनेशंस हमें जब हमें सिलेक्शन करनी होगी या हमें नंबर्स को चूज करना होगा, तब हम कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं। अब अगर हमें टोटल n ऑब्जेक्ट्स दे रखे हो और उसमें से हमें r ऑब्जेक्ट्स को चूज करना हो, तो NCR फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये परमुटेशन के फॉर्मूला जैसा ही है, बट यहाँ पे r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाता है, याद करने के लिए इजी रहेगा। तो इसको डिनोट हम NCR से भी करते हैं, या C बाहर लिख के इसको इस तरह से भी लिख दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी इसी की रिप्रेजेंटेशन है। अब देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में, वो क्या है, NCR प्लस NCR माइनस 1। अगर आपको इस तरह से दो कॉम्बिनेशंस का सम दे रखा हो, तो आप दो अलग अलग निकालने की बजाय आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो कि n में आप +1 कर दोगे और CR को एज इट इज लिख लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये इस दोनों के सम के इक्वल ही आ जाएगा। दो अलग अलग सॉल्व करने से बेटर है कि आप एक रिजल्ट में ही इसको फाइंड करके इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं। NCA इज इक्वल्स टू NCB दे रखा हो और आपको n की वैल्यू पता करनी हो, तो a प्लस b का सम आपको n की वैल्यू दे सकता है। एक NCERT की एग्जांपल देखते हैं। आपको गिवन है कि NC9 इज इक्वल्स टू NC8, आपको फाइंड करना है NC17। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग अगर आपका n सेम है तो a प्लस b का सम आपको n की वैल्यू दे देगा। यहाँ पे a है 9 और यहाँ पे b है 8, तो n आ जाएगा 9 प्लस 8 विच इक्वल्स टू 17। तो हमारे पास n की वैल्यू 17 आ गई, हमें फाइंड करना है NC17, तो ये आ जाएगा 17C17। और ये रूल होता है कि अगर हमारे पास सेम डिजिट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1 के इक्वल। मतलब अगर 17 ऑब्जेक्ट्स में से ही हमें 17 ऑब्जेक्ट्स चूज करने हो और हमें कॉम्बिनेशन लगा रहे हो, तो हमारे पास 1 वे आ जाएगा उसको सॉल्व करने। कॉम्बिनेशंस के लिए भी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, A committee of 7 members have to be formed from 9 boys and 4 girls। हमें एक कमेटी बनानी है 7 लोगों की, उसमें से 9 लड़के हैं टोटल और 4 लड़कियां हैं। हमारे पास चॉइसेस कितनी है कि 9 लड़कों में से हमें कुछ लोग चूज करने हैं और 4 गर्ल्स में से चूज करने हैं। 7 लोगों की कमेटी बनानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन कमेटी कंसिस्ट ऑफ। अब हमें कंडीशन दे रखी है कि उस कमेटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास गर्ल्स एग्जैक्टली 3 होनी चाहिए, उस कमेटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले टोटल मेंबर्स कितने चाहिए, हमें 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। बॉयज हमारे पास 9 है और गर्ल्स हमारे पास 4 है। जब वर्ड आ गया एग्जैक्टली मतलब पूरा पूरा, हमारे पास पूरी 3 लड़कियां होनी चाहिए, मतलब पूरी हमें 3 लड़कियां चाहिए ही चाहिए अपनी कमेटी में। तो क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, हमें क्या करना है, चूज करना है। नंबर ऑफ गर्ल्स में से हमें 3 गर्ल्स चूज करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास है 4। चूज करनी है तो लगाएंगे कॉम्बिनेशंस, और हमें कितनी गर्ल्स एग्जैक्टली होनी चाहिए, 3 गर्ल्स हमारे पास एग्जैक्टली होनी चाहिए। उसके बाद 7 मेंबर्स की हमें कमेटी बनानी है, तो बचे कितने, 3 मेंबर्स तो हमने यूज कर लिए, हमारे पास बचे 4 मेंबर्स। वो कहाँ से लेंगे हम, बॉयज में से। तो 9 बॉयज में से हमें 4 बॉयज ले लेंगे ताकि हमारे 7 मेंबर्स कंप्लीट हो जाए और एग्जैक्टली 3 गर्ल्स वाली भी बात कंप्लीट हो जाए। अब ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में हम साइन कौन सा लगाएंगे। हमें कमेटी बनानी है तो दोनों की यूज करना पड़ेगा, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो जब मैंने बताया था कि जब हमें बोथ चाहिए होते हैं, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन में भी गिवन है एंड वर्ड, तो हम कौन सा प्रिंसिपल लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों के बीच में प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल
4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिसमें हम इनको चूज कर सकते हैं। कंडीशन है हमारे पास एटलीस्ट 3 गर्ल, कम से कम 3 लड़कियां तो हमारी कमेटी में होनी ही चाहिए। तो कम से कम की कंडीशन क्या है, या तो 3 हो सकती हैं या 4। क्या 4 से ज्यादा हो सकती है? नहीं, क्योंकि टोटल गर्ल्स ही हमारे पास 4 है। 4 में से ही तो हमें चूज करना है। तो या तो हम तीनों को चूज कर सकते हैं, 3 को चूज कर सकते हैं, या फिर चारों को चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। अगर हमने चूज किया 3 लड़कियों को, 4 लड़कियों में से हमने 3 लड़कियों को चूज कर लिया, 7 मेंबर्स पूरे करने हैं, तो बाकी हमारे पास बच जाएंगे 9 में से 4 लड़के। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी, अगर हमने चारों की चारों लड़कियों को ले लिया तो लड़कों के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बच जाएगी हमारे पास? 3। तो 4 3 7, 7 मेंबर्स पूरे करने हैं। 4 हमने लड़कियां ले ली तो 3 हमें बॉयज लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे बात है कि या तो हम ये चीज कर सकते हैं या तो ये चीज कर सकते हैं, दोनों में से और कंडीशन है। और में हम कौन सा प्रिंसिपल लगाते हैं? एडिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस। जब आप इसको पूरे को दोनों को सॉल्व करके फिर प्लस करोगे, वो आपके नंबर ऑफ वेज आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको ये भी पता चल गया कि कहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाना है और कहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगाना है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब लास्ट कंडीशन है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब बोला एटलीस्ट तो होता है कम से कम 3 लड़कियां, ज्यादा जितनी मर्जी। अब ज्यादा की कंडीशन तो हमारे पास जब टोटली 4 थी तो ज्यादा तो हम 4 तक ही ले सकते थे। अब बोला एट मोस्ट, मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 3, उससे कम कितनी भी हो सकती है। तो या तो 0 हो सकती है लड़की, एक भी ना लो, सारी लड़कों की कमेटी बना दो, या एक लड़की ले लो, या 2 लड़कियां ले लो कमेटी के लिए, या 3 लड़कियां ले लो। अब इसके लिए पॉसिबिलिटीज बनाते हैं। जब हमने कोई भी लड़की नहीं ली, सारे लड़कों की कमेटी बना दी, तो 9 लड़कों में से हमने 7 लड़के कमेटी के लिए चूज कर लिए। दूसरी कंडीशन, जब हमने 4 में से एक लड़की को चूज कर लिया, बाकी 9 में से 6 लड़कों को चूज कर लिया ताकि 7 मेंबर्स कंप्लीट हो जाए। साथ में हमने क्या किया, 4 में से 2 लड़कियां चूज कर ली और लड़के चूज कर लिए हमने 9 में से 5, ताकि हमारे 7 मेंबर्स पूरे हो जाए। उसके बाद हमने क्या किया, 4 में से 3 लड़कियां चूज कर ली और लड़कों के लिए हमारे पास कंडीशन रह गई 9 में से 4 लड़के। अब हम चारों चीजें तो एक टाइम पे नहीं कर सकते हैं ना, हमें तो 7 मेंबर्स की ही कमेटी बनानी है। या तो हम ये चीज लेंगे, और की बात आ गई, या तो हम ये चीज लेंगे तो प्लस का साइन, या फिर ये वाली पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, या फिर ये वाली पॉसिबिलिटी। तो हमें तो पूछा है कि हमें सारी कंडीशंस बतानी है एटलीस्ट एटमोस्ट 3 गर्ल्स के लिए, तो हम सबका सम कर देंगे। इसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे, ऐसे ही मत पेपर में लिख देना, आपको इनको सॉल्व करके आंसर निकालना है। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो वो आ जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ वेज। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।